डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू, आज आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यानी परिचालन लागत निर्धारण रीति। इसके अंतर्गत किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता, उसकी लागत निर्माणी लागत ज्ञात नहीं की जाती। यानी जहाँ पर किसी वस्तु का निर्माण नहीं करके कुछ सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उन सेवाओं की लागत ज्ञात करने की विधि को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड के नाम से जानते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, जिसके अंतर्गत हम यात्रियों को या माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा देते हैं। तो ये सेवा सर्विस जो हमारी सेवा कार्य है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल या यात्रियों को ले जाने की, इसकी लागत कितनी आएगी, अथवा हॉस्पिटल के अंतर्गत मरीज के इलाज करने के लिए प्रति मरीज या प्रति बेड कितनी कॉस्टिंग आती है, ये ज्ञात करने के लिए, या हम कोई सिनेमा हॉल चलाते हैं तो प्रति जो हमारा दर्शक है उसकी लागत कितनी आएगी, यदि हम कोई कैंटीन या रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो प्रति व्यक्ति चाय की या मील की, खाने की जो थाली है उसकी ये लागत कितनी आएगी, इसको ज्ञात करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड का जो मुख्य उद्देश्य है वह उद्देश्य है कि कुल लागत कितनी हमारी जो हम सेवा दे रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं सेवा का, सर्विस का, उसकी कुल लागत कितनी है, प्रति इकाई लागत कितनी है, जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हमको रेवेन्यू कितना मिलेगा, उस पर एक्सपेंडिचर कितना आएगा, उस पर एक्सपेंडिचर को क्या कंट्रोल हम कर सकते हैं, क्या इंटर फर्म कंपैरिजन कर सकते हैं, क्या इंटर पीरियड कंपैरिजन कर सकते हैं। यह सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ज्ञात की जाती है। यानी टोटल कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, हम यदि कंपैरिजन करना चाहें तो एक पीरियड की तुलना में दूसरे पीरियड में कोई चेंज आया क्या, या एक फर्म की तुलना में दूसरे फर्म के कंपैरिजन कर सकते हैं। इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड ज्ञात करने का उपयोग करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो सर्विस हम दे रहे हैं उसकी लागत निर्धारण की यूनिट क्या होगी, किस हिसाब से, किस इकाई के अंतर्गत लागत हम लोग ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी सर्विस दी जा रही है। जैसे हमको यात्री ट्रैवलिंग सर्विस को उपलब्ध करा रहे हैं, जब बस की हो सकती है, ट्रक की हो सकती है, जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान में माल ले जा रहे हैं, हवाई जहाज़ भी हो सकता है, उसके अंदर का समुद्री जहाज़ भी हो सकता है। तो प्रति किलोमीटर हमारी ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या आ रही है, तो प्रति किलोमीटर या प्रति पैसेंजर या प्रति सीट की लागत कितनी आएगी, यह हमारी यूनिट होगी, जिस यूनिट के अंतर्गत हम लागत ज्ञात करेंगे। यदि हमारी
गुड्स सर्विस उपलब्ध करवाते हैं, एक स्थान से दूसरा गुड्स को ले जाते हैं, तो हम प्रति टन या प्रति क्विंटल, प्रति किलोमीटर हमारी लागत कितनी आएगी, क्योंकि जितना माल लोड करेगा उसके अनुसार हम उसके वसूल करेंगे। यदि प्रति टन या प्रति क्विंटल, प्रति किलोमीटर, ये हमारी यूनिट होगी। यदि हम इलेक्ट्रिक सप्लाई का काम करते हैं तो प्रति किलोवाट, प्रति यूनिट हमारी लागत कितनी आएगी, उस यूनिट में लागत ज्ञात करेंगे। यदि हॉस्पिटल चलाते हैं, हॉस्पिटल, तो प्रति रोगी डे पर बेड की लागत ज्ञात कर, पर डे पर पेशेंट हम लागत ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम कैंटीन चलाते हैं तो प्रति सीट हमारे पर लागत कितनी आएगी, यह यूनिट हमारी, इस यूनिट के अनुसार हम लागत को ज्ञात करेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्ञात करने के लिए हम ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट तैयार करते हैं। इस ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्ञात करने का पीछे जो पर्पज़ है वो प्रति इकाई लागत ज्ञात करना और प्रति इकाई विक्रय मूल्य ज्ञात करना। यदि हम कोई सर्विस दे रहे हैं तो हमारी सेल प्राइस कितनी होगी, हमारी पर यूनिट कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। आज विशेष रूप से हम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत दोनों चीज़ों को हम सम्मिलित करेंगे, जिसमें हम यात्री भार को भी सम्मिलित करते हैं, जिसमें हम माल भाड़े को भी सम्मिलित करेंगे। यानी यदि यात्रियों को लाने और ले जाने का काम करते हैं या गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का काम करते हैं, दोनों का जो पर्पज़ है हमारा लागत ज्ञात करने का, वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में सम्मिलित होता है। इसका जो उद्देश्य जो हमने प्रारंभ में देखा हमारा, कि कुल लागत ज्ञात करना, प्रति इकाई लागत ज्ञात करना, हमारे जो एक्सपेंडिचर उनको कंट्रोल करना, कोई रूट हमारा प्रॉफिटेबल है यानी ये जानकारी प्राप्त करना, हम स्वयं के ट्रांसपोर्ट व्हीकल काम में लें या किराए पे काम में लें, इसके बारे में ज्ञात करना, कंपैरिजन करना, ये हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। अब लागत ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले अपने जो एक्सपेंडिचर है उनको कलेक्ट करना पड़ता है कि कितने एक्सपेंडिचर हमारे उस पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंतर्गत, वह पीरियड एक वीक का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, वह एक वर्ष का भी, सामान्यतः एक वर्ष का हम उपयोग करते हैं। उस पीरियड के अंतर्गत हमारे पास में लागत कितनी आएगी, जितने भी हमारे खर्चे हुए हैं इन खर्चों को हम संग्रहित करते हैं। जैसे डीजल का खर्चा हो सकता है, रिपेयर का हो सकता है, इंश्योरेंस का हो सकता है, सैलरी एंड वेजेस का हो सकता है। इन सब खर्चों को हम एक स्थान पर एकत्रित करते हैं और इन खर्चों को बाद में दो भागों में विभाजित करते हैं। कुछ खर्चे होंगे जो हमारे फिक्स्ड नेचर के होंगे, कुछ हमारे वेरिएबल नेचर के होंगे। फिक्स नेचर का मतलब होगा कि वो खर्चे हमारे यात्री भार या लोडिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होंगे। जैसे हमारा लाइसेंस शुल्क है, हमारा इंश्योरेंस शुल्क है, कोई हमको टैक्स चुकाना है, या हमने किराए पर कोई गैरेज ले रखा है, ड्राइवर को या हमको कंडक्टर को, खलासी को, इनको वेतन देना है, तो ये सब हमारे फिक्स एक्सपेंडिचर हैं। यानी हम माल या यात्री के साथ दूसरा ले जाएं या नहीं ले जाएं, हमको ये खर्चे करने ही पड़ेंगे। कुछ खर्चे हमारे वेरिएबल नेचर के होते हैं। इनमें आपका पेट्रोल का खर्चा हो सकता है, डीजल का खर्चा हो सकता है, रिपेयर्स का खर्चा हो सकता है, या यदि हम सैलरी को वेरिएबल तो उस स्थिति में मानना चाहिए कि भाई हमारे मूवमेंट होगा हमारा ट्रक का या बस का तो हम वेतन देंगे, और मूवमेंट नहीं होता बस तो हम सैलरी नहीं देते हैं, तो इस स्थिति में ये वेरिएबल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। डेप्रिसिएशन को कई बार हम वेरिएबल मानते हैं कि डेप्रिसिएशन जितनी ज़्यादा गाड़ी चलेगी उतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगा, गाड़ी नहीं चलेगी तो सामान्यतः डेप्रिसिएशन कम होता है। डेप्रिसिएशन ज़रूर होता है लेकिन कम होता है, इसलिए कई बार हम डेप्रिसिएशन को भी वेरिएबल खर्चा मान लेते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारा ईंधन का खर्चा है या हमारा रिपेयर का खर्चा है, ये खर्चे हमारे वेरिएबल नेचर की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में हमको उपयुक्त लागत इकाई का चयन करना पड़ता है।
इसके अंतर्गत हम दो विधियां काम में लेते हैं, एक एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और दूसरा कॉमर्शियल टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर के अंतर्गत कई बार हम देखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले गए, जैसे हमको जयपुर से दिल्ली माल ले गए, तो बीच के अंतर्गत कुछ स्टेशन ऐसा है जहाँ माल हम छोड़ देंगे, यानी पूरे जो हमारे माल जो हमने लिया वो पूरा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं गया, बीच बीच में उतार दिया हमने। तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर के अंदर जब ज्ञात करते हैं परिशुद्ध के अंतर्गत, तो हम ये देखते हैं इंडिविजुअल डिस्टेंस कितनी है और वेट कितना है। जैसे हम जयपुर से गए कोटपुतली तक हम 100 टन माल लेके गए, 100 टन माल में से 20 टन माल कोटपुतली उतार दिया हमने, तो अब हमारे पास में 80 टन माल ही रह गया। 80 टन माल को हम ले गए फिर अलवर तक, वहाँ हमने 40 टन उतार दिया और 20 टन हमने चढ़ा लिया उसके अंतर्गत। तो यह जो वेरिएशन आता है, इसमें जितना माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले गए हैं केवल उसको ध्यान में रखेंगे, तो ये एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कहलाएगा। और कॉमर्शियल टन किलोमीटर में हम एवरेज के आधार पर ये निर्धारित करते हैं कितना माल डिस्टेंस हम ट्रेवल किए, और एवरेज हमारे पास में यात्री या माल कितना गया उसके आधार पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर हम लोग ज्ञात करते हैं। इसके बाद में जब व्यय संग्रहित हो गए, हमारे टन किलोमीटर आ गया हमारे पास में, तो हम अब ज्ञात करेंगे हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने का काम, जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट करेंगे। मैं एक उदाहरण देकर इसको क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है यहाँ पर, एक यातायात कंपनी दो नगरों के बीच में एक दूसरे से 50 किलोमीटर दूर हैं, 4 बस चला रही है। प्रत्येक बस में बैठने की क्षमता 40 यात्री है। अप्रैल 2012 के लिए निम्न विवरण उनकी पुस्तकों से लिए हमने। वेजेस एंड ड्राइवर्स कंडक्टर सैलरी 24,000, सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ 10,000, डीजल ऑयल 1,08,000, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 54,000, टैक्स एंड इंश्योरेंस 20,000, डेप्रिसिएशन 90,000, इंटरेस्ट 18,000, कुल हमारा खर्चा हुआ 3,24,000। आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि वास्तव में जो यात्री ले जाए गए बैठने की क्षमता के 75% थे। ऑल द 4 रन ऑफ ऑल डेज ऑफ द मंथ ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। तो इस स्थिति में हमको हमारी पर पैसेंजर कॉस्ट कितनी आ रही है ये ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। अब मैं इसका सॉल्यूशन देखिएगा। 4 बसों के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं हम। पहले जो हमको खर्चे दिए हुए दो भागों में बांट लीजिएगा कि स्थायी खर्चे कितने हैं और वेरिएबल खर्चे कितने हैं। पहले हम फिक्स्ड एक्सपेंडिचर लिखते हैं, फिक्स्ड एक्स चार्जेज हमारे। टोटल कॉस्ट लिख लीजिएगा। वेजेज और ड्राइवर की 24,000 दी हुई है, सैलरी स्टाफ 10,000 दी हुई है, टैक्स के हमको 20,000 देने हैं, इंटरेस्ट 18,000, कुल हमारे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर ये आ गए 72,000 रुपये। वेरिएबल भी दिए हुए हैं, डीजल दिया हुआ आपको 1,08,000, डेप्रिसिएशन दिया हुआ 90,000 रुपये, रिपेयर और मेंटेनेंस 54,000, और कुल एक्सपेंडिचर हमारे 2,52,000 वेरिएबल। अब देखिएगा पर यूनिट कॉस्ट ज्ञात करने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर वेरिएबल फिक्स मिलाकर 3,24,000। ये क्यों बांटते हैं हम? 3,24,000 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स एक्सपेंडिचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए अलग से दिखाना जरूरी है कि भाई ये तो खर्च करने ही पड़ेंगे हमको। वेरिएबल खर्चों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उनको दिखाते हैं। अब देखिए कितने किलोमीटर हमारी ये 4 बसें चलेंगी। तो 4 बसें हमारे पास में हैं। ये आने जाने की एक ट्रिप होती है, आने और जाने की 100 किलोमीटर की, 50 एक साइड से 50 दूसरी साइड से, तो कुल हमारा 100 किलोमीटर हमारे आने जाने की दूरी हो गई। पूरे महीने 30 दिन बस चलेंगी हमारी, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको। और जो यात्री भार है वो 40 यात्री कैपेसिटी है, लेकिन 75% यूज होता है इसका, तो उसका 75% निकाल लीजिएगा, यानी 4 × 100 × 30 × 40 × 75%, तो 3,60,000 किलोमीटर यात्री ये पैसेंजर किलोमीटर आ गया हमारे। तो पर यूनिट कॉस्ट ज्ञात करने के लिए या पर पैसेंजर कॉस्ट ज्ञात करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे फिक्स एक्सपेंस जो 72,000 है, इसको डिवाइड कर देंगे 72,000 डिवाइडेड बाई 3,60,000, तो ये 0.20 आ जाएगा। वेरिएबल खर्चे
1,08,000 को डिवाइड कर दीजिएगा तो 0.30 आ जाएंगे। 90,000 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएंगे। 54,000 को डिवाइड करेंगे तो 0.15 आ जाएंगे। और 2,52,000 डिवाइड करेंगे तो 0.70। और 3,24,000 डिवाइड करेंगे तो 0.90। तो हमारी पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट ये 90 पैसे आती है। इस प्रकार ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंतर्गत हम पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट ज्ञात करने का कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखा। फिर ध्यान रखिएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट में पहले दोनों खर्चों को बांटेगा, फिक्स एक्सपेंडिचर और वेरिएबल में। फिर टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितनी हमारा ट्रेवल होगा वो ज्ञात कीजिएगा और खर्चों को डिवाइड कर दीजिएगा। तो पर यूनिट या पर पैसेंजर जो भी हमारी यूनिट है, यदि हम यात्री भार ज्ञात कर रहे हैं तो पर पैसेंजर किलोमीटर ज्ञात कर लेंगे। तो ये पर पैसेंजर किलोमीटर यात्री भार ज्ञात करने का आज ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड हमने सीखा। थैंक यू।